दोस्तों, हर शख्स जब इस दुनिया में जन्म लेता है तो उसके साथ ही कुछ अधिकार भी वजूद में आते हैं। कुछ अधिकार हमें परिवार देता है, कुछ समाज देता है, कुछ अधिकार हमारा देश हमें देता है और कुछ दुनिया। लेकिन आज भी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं, वो या तो वो अपने अधिकारों, अपने राइट्स के बारे में अनजान है, या फिर उनके राइट्स का हनन किया जा रहा है, वॉयलेट किया जा रहा है। अगर हमारे राइट्स को वॉयलेट किया जाता है तो हम कई बार हमें ये भी नहीं पता होता कि हमें जाना कहाँ है, कहाँ अपनी बात को रखना है, कहाँ कंप्लेंट करना है ना। बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं ना जिन्हें हम इग्नोर करते हैं, लेकिन इग्नोर ना करना नहीं चाहिए। जानते हैं आपकी ये समस्याएं, समझते भी हैं, तभी तो आज बात से बनी बात प्रोग्राम में, जी हाँ, इसके थर्ड सेगमेंट में आज हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स पर, यानी मानव अधिकार संरक्षण। इस बेहद ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर श्री संजय कुमार चड्ढा जी। तो चलिए दोस्त, उनका हम वेलकम करते हैं। हेलो जी, नमस्कार। प्रियंका सर, मेरा नाम प्रियंका है। वेलकम सर। नमस्कार प्रियंका, और आपके माध्यम से समस्त श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। और आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जैसा आपने बताया। जी सर। सर कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। अभी कोर्ट का काम करके आपके लिए निकला हूँ और फिर दोबारा कोर्ट में चला जाऊंगा। ओके सर, जैसे आपने कहा ना, एकदम से आपने कहा एकदम बढ़िया है, तो आपसे ये गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे दोस्त हमें सुन रहे हैं उनको भी आप बढ़िया कर दीजिए, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दीजिएगा उनके राइट्स के बारे में, जैसे कि आप देते आए हैं। और आज FM रेनबो ये जो माध्यम है, इसके माध्यम से भी आप हमारे लोगों तक, हमारे जो दोस्त है, उन्हें सही इन्फॉर्मेशन के राइट्स के बारे में बताइएगा। अगर उनके राइट्स वायलेट भी हो रहे तो वो कहाँ जाके अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, आप के हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा और सटीक जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, हमारे जो सर हैं संजय जी, वो तो बिल्कुल रेडी हैं, आप भी बिल्कुल रेडी हैं। जी हाँ, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बात से बने बात @gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं अभी, या फिर मैसेज कर सकते हैं। पहले रेन टाइप कीजिए, RAN रेन, फिर अपना मैसेज लिखिएगा। जो भी सवाल अपने राइट्स, अपने हक के बारे में पूछना चाहते हैं, या कोई आपको लगता है कि ये वायलेट हो रहा है, आपको कंप्लेंट कहाँ करनी है, आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो आपको शिकायत कहाँ दर्ज करनी है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद जहां हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी मानव अधिकार का कैसे हम संरक्षण कर सकते हैं, और इसके लिए फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं संजय कुमार चड्ढा जी। आप सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, तो दोस्तों हम उनको लेते हैं ऑन एयर। हेलो जी प्रियंका जी, बताइए। संजय जी, मैं पहले तो ये जानना चाहती हूँ कि जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, जो हमारे अधिकार है, और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, देखिए, ह्यूमन राइट पहले तो बताना जरूरी है कि ह्यूमन राइट क्या होते हैं, और फिर बताऊंगा फंडामेंटल राइट क्या होते हैं। ह्यूमन राइट ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मिलते हैं, बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन, आप मानव हैं, इस वजह से आपको ये सारे अधिकार हैं, जैसे कि स्वच्छ हवा का अधिकार, सही तरीके से रहने का, हर तरीके, आप किसी भी तरीके की बात करिए, कोई भी आपका उत्पीड़न नहीं कर सकता, ये सब आपके ह्यूमन राइट है। ये एक मॉरल प्रिंसिपल के आधार पे है, जिसको लॉ का प्रोटेक्शन मिला होता है मेरे हिसाब से, अगर मैं कहूँ। और जहां तक फंडामेंटल राइट्स की बात है, फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 है एक, उसमें ये सारे फंडामेंटल राइट्स डिफाइन किए गए हैं। आर्टिकल 14 है, इक्वलिटी का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, रिलीजन का अधिकार देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार देता है, राइट टू लाइफ का अधिकार देता है। तो एक बड़े पैमाने पे ऐसे अधिकार जो कि संविधान के तीसरे जो पार्ट 3 में संविधान में वर्णित हैं, और वो प्राय मेरा ऐसा मानना है कि जो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब ह्यूमन राइट्स भी होते हैं। वो प्रत्येक ह्यूमन को, जैसे राइट टू लाइफ सबके लिए, राइट टू इक्वलिटी सबके लिए है। कोई भी ऐसा आदमी किसी भी तरीके से रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, क्रीड, लोकेशन, लैंग्वेज, ओरिजिन, किसी भी बेसिस पे आप किसी भी व्यक्ति के साथ समानता, उसकी समानता का हनन नहीं कर सकते। और ये जो राइट है, इसका एक्सपेंशन हो रहा है हर प्रतिदिन, जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। और अगर मूलतः मुझसे आप पूछे तो ह्यूमन राइट जो है वो एक व्यक्ति को इसीलिए दिए जाते हैं
इसीलिए ये अधिकार वर्णित किए गए हैं हमारे कानून के विशेष प्रोविजंस में। कई सारे अधिकार दिए गए हैं और अगर कोई व्यक्ति उन अधिकारों का हनन करता है, उन अधिकारों को लेता है, उनमें दखलंदाजी करता है, छेड़छाड़ करता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है सजा का प्रावधान विभिन्न कानूनों में दिया गया है। ओके सर। जैसे एक सबसे सूक्ष्म और साधारण शब्दों में अगर मैं कहूँ तो यही भाषा में मैं बात कर सकता हूँ। जी सर, आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमें डिफरेंस बताया। और साथ ही में मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम सबके अधिकारों की बात करें, सारे सेक्शन सोसाइटी के जो सारे सेक्शंस होते हैं, हम उस सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं बहुत ही जो हमारा सेंसिटिव सेक्शन है, वो है महिलाओं के अधिकारों के बारे में, जिसके बारे में बहुत चर्चाएं होती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई चूक या कोई कमी रह जाती है, जिसकी वजह से बहुत सी महिलाएं या तो अनजान रहती हैं या फिर वो गलत जो चीजें होती हैं उनका शिकार हो जाती हैं। तो महिलाओं के जो अधिकार हैं, जैसे कि उन्हें कितने घंटे के बाद जो है कि उन्हें थाने नहीं बुलाया जा सकता, या उनको प्रेगनेंसी के वक्त उनको ऑफिस से नहीं निकाला जा सकता, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, महिलाओं को सबसे बड़ी बात, पहले हमने देखा था कि महिला और पुरुष में भी समानता नहीं होती थी जी। कानून ऐसा बनाया गया कि जैसे कि आप देखिए कई सेक्टर्स में महिलाओं को कम पैसे दिए जाते थे, पुरुषों को। बिल्कुल सर, सेम वर्क के लिए अलग अलग वेजेस। ये तो उसके लिए इक्वल वर्क फॉर इक्वल, इक्वल रेम्यूनरेशन फॉर इक्वल वर्क का कानून बनाया गया। इसी तरीके से ढेरों कानून हैं जो अब समानता को अपने चरम पे पहुंचा दिया है, जिन्होंने कि अब कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे समानता नहीं है महिलाओं के साथ। तो सर, अगर जैसे कि आपने कहा कि ये सेम सैलरी हो या फिर कितने, और भी मैं बात जानना चाहती हूँ, इस बारे में मैं आऊंगी कि कहाँ कंप्लेंट की जाए सर। एक तो होता है कि अगर हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, हम जाएं कहाँ पर? अगर महिलाओं के अधिकारों का, ये जो आपने कहा कि अगर जो सैलरी है वो इक्वल नहीं है, तो वो कहाँ जाके अपनी शिकायत को दर्ज कर सकती हैं? देखिए, हर मुद्दे की अपनी एक पहचान है। जैसे अब सैलरी कम दिया जा रहा है, या वर्क प्लेस में महिला का उत्पीड़न किया जा रहा है, या इस तरह की कोई चीज है, तो लेबर कमिश्नर के यहाँ पे वो शिकायत कर सकती हैं। कोई और अगर सेक्सुअल ऑफेंस कर रहा है कोई व्यक्ति, किसी भी तरीके से महिला का उत्पीड़न करने का प्रयास भी कर रहा है, तो उसके लिए क्रिमिनल लॉ में जगह बनाई गई है। पुलिस में आप जाके शिकायत कर सकते हैं। और आयोटा ऑफ जजमेंट है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जिन्होंने भिन्न भिन्न समयों में ये बताया है कि महिला के अगर अधिकार का हनन होगा तो उसको बहुत सख्ती से निपटना होगा, और पुलिस बाध्य है। पुलिस ऐसा नहीं कर सकती कि आपको कहे गया जाइए कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, ये कर लीजिए। कानूनी तौर पे अगर आप जानना चाहें कि कानून की व्यवस्था क्या है, तो कानून की व्यवस्था बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि किसी भी परिस्थिति में महिला का अगर अधिकार का हनन होता है तो उस हनन को रोका नहीं जा सकता, उसको होने नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको अलाउ कर दिया जाएगा, और कठिन से कठिन तरीके से उस अधिकार का हनन नहीं होने दिया जाएगा। शिकायत करिए, और अपने अधिकारों के प्रति आपको जागरूक होना पड़ेगा। जी सर, अगर आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है तो you can't help somebody who does not want to help himself. तो सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि और कौन से अधिकार हैं, जैसे कितने घंटे के बाद आपको थाने में बुलाया नहीं जा सकता, या आपको जो मेल जो पुलिस वाला है वो आपको टच नहीं कर सकता, इसके बारे में कुछ हमारे दोस्तों को बताइए सर। देखिए, जहाँ तक महिलाएं हैं, महिलाओं को एक सीआरपीसी में एक प्रोविजन है, उसके तहत ये दिया है कि अगर किसी महिला को आपने बुलाना है कि दिन के उजाले में ही बुलाएंगे, अर्थात शाम को आप एक महिला को नहीं बुला सकते, चाहे वो अभियुक्त भी हो, तब भी आप उसको नहीं बुला सकते। तो इस तरीके से कई जगहों पे बड़े स्पष्ट शब्दों में प्रोविजंस दिए गए हैं जहाँ पे महिलाओं के अधिकारों को सर्वोपरि माना गया है। और अगर इसकी हम विवेचना करने लगे, इस पर बात करने लगे, तो बहुत हर स्ट्रीम में, हर सब्जेक्ट में आप देखेंगे कि महिलाओं के जी बिल्कुल सर।
अलग स्पष्ट प्रोविजन बनाए गए। सर, इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे जो पुरुष है, जो हमारे मेल फ्रेंड्स हैं, उनके राइट्स के बारे में जरूर बात करेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें तो इग्नोर किया जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, उनके अधिकारों के बारे में पूरी तरह से हम बात करेंगे। और दोस्तों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे आप अपने फोन में मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स के, अपने सिबलिंग्स के नंबर सेव करते हैं इंपॉर्टेंट नंबर समझकर, उसी तरह आप हेल्पलाइन नंबर्स जो होते हैं, सेंट्रलाइज्ड हो या स्टेट वाइज हो, उनको सेव करके जरूर रखिएगा। जैसे वुमेन इन डिस्ट्रेस है, उनका जो हेल्पलाइन है वो है 1091 और डोमेस्टिक अब्यूज के लिए है 181। तो प्लीज आप जो ये नंबर सेव कर लीजिए अपने मोबाइल पर, ताकि आपको दिक्कत ना हो। साथ में आप नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वहां भी आप जा सकते हैं। उन सबके नंबर्स, वेबसाइट्स आप जो हैं वो अवेलेबल रहते हैं। बस हिम्मत और शिद्दत की जरूरत होती है। बाकी हमें पता है कि हमारे प्रोग्राम में जरूरत है एक गाने की। तो संजय जी, ये गाना लगा दें, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। आप आकाशवाणी FM रेनबो। वेलकम बैक। प्रोग्राम चल रहा है बात से बनी बात। जी हाँ, थर्ड सेगमेंट चल रहा है। मैं हूँ प्रियंका आपके साथ, जो 10 बजे से लगातार आपके साथ है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम लेते हैं संजय जी को ऑन एयर। हेलो हेलो जी, बताइए। जी, स्वागत है सर आपका। और जल्दी से हमें बताइए कि जो हमारे मेल फ्रेंड्स है वो भी जानना चाहते हैं कि कई बार उन्हें भी केसेस में, झूठे केसेस में फंसाया जाता है, जैसे डाउरी का हो या डोमेस्टिक वायलेंस के लिए उन्हें जबरदस्ती ट्रैप किया जाता है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके कौन से ऐसे राइट्स हैं और कहाँ जाके वो अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं, कहाँ उनकी सुनवाई हो सकती है सर? सबसे पहले तो प्रियंका ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस प्रकार से महिलाओं को अधिकार मिले हैं, ह्यूमन राइट्स जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, उसी प्रकार से समानांतर रूप से पुरुषों को भी बिल्कुल उसी तरह से अधिकार हैं। अगर कोई भी पुरुषों के अधिकारों में कोई दखलंदाजी करता है, कोई इंटरफेरेंस करता है, तो ऐसे उसके लिए भी उनको संपूर्ण राइट है शिकायत करने का। ना, अभी आपने एक स्पेसिफिक पॉइंटेड क्वेश्चन किया है जी सर, कि ऐसा देखा जाता है कि पुरुषों को झूठे केसों में फंसाया जाता है। देखिए, एक बात यहाँ जाननी बहुत आवश्यक है, वो ये है कि जो कानून की प्रक्रिया है वो सबके लिए बराबर है। चाहे वो महिला, अगर कोई व्यक्ति को झूठा केस करता है तो उसके लिए अलग पूरा प्रोसेस है, उसकी शिकायत करी जाए और उस पे जो सरकार का जो अंग है, मैं इसलिए अंग कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं ब्रॉड बात आपके समक्ष रख रहा हूँ। हाँ जी। तो जो भी, चाहे वो अगर पुलिस है या कोई भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, कोई झूठी शिकायत, मैं ब्रॉडली आपको बता रहा हूँ। तो उस आप अगर सफरर हैं तो आपके पास भी अधिकार है, आप इमीडिएटली इस चीज का जो बात है, इसको जो अधिकारी हैं उसके संज्ञान में लाइए, उनको बताइए कि ये झूठी कंप्लेंट है, क्यों झूठी कंप्लेंट है, अपने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दीजिए कि देखिए अगर किसी ने कहा कि कोई, जैसे कोई पिटाई का बात किया है या दौरी का बात किया है, पिटाई का किया है, तो आप बताइए कि ये 10 तारीख की बात है, जैसे मैं हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और 10 तारीख को मैं यहाँ था ही नहीं, ये मेरा एविडेंस है। इसी प्रकार से डॉरी का है तो आप दिखा सकते हैं, देखिए ये पिक्चर्स खींची हुई हैं मैरिज की, और इस तरीके से तमाम चीजें हैं जो दिखा सकते हैं आप कि ये एविडेंसेस हैं जो प्रूव कर रहे हैं कि ये झूठा और मनगढ़ंत केस है और इसको समाप्त किया जाए। और एक मैं और आपको बात बता रहा हूँ कि अगर किसी केस में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सुनने की बात है, कि अगर किसी केस में किसी व्यक्ति को झूठा फंसाया जाता है और न्यायालय इस निर्णय पे पहुंचती है और उसको बरी करती है, बरी का अर्थ है एक्विट कर देती है, छोड़ देती है न्यायालय, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति बरी होता है, एक्विट होता है, उसके पास अधिकार है कि वो जिस व्यक्ति ने झूठी कंप्लेंट करी है उसके खिलाफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस कर सकता है। और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस करने पे न केवल जुर्माना लगता है उस व्यक्ति के ऊपर जिसने झूठा केस किया, वरन उस व्यक्ति को जेल की सजा भी हो सकती है। तो एक बहुत अहम बात है, इसको लोग बहुत कम जानते हैं और लोग इस प्रोविजन का इस्तेमाल भी ज्यादा नहीं करते हैं। ये हमारी न्याय व्यवस्था का एक दर्शाता है कि हमारी न्याय व्यवस्था जो है बिल्कुल लचर नहीं है, और इस न्याय व्यवस्था में अगर हम सही का जो प्रोविजन का इस्तेमाल सही समय पे करेंगे तो वो आपके फायदे के लिए, आपके
खड़ा होगा। जी सर, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की। जो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की आपने बात की, इसका हिंदी में अगर हम मतलब समझे तो मानहानि का आप दावा आप कर सकते हैं? जी नहीं, मानहानि का मतलब होता है डेफेमेशन। जी सर, मैं यही जानना चाह रही थी, यही अभी मैसेज आया है तो मैंने आपसे इसीलिए पूछा। मलेशियस प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है झूठा केस फाइल करके परेशान करना। इसका जो केस होता है मलेशियस प्रोसिक्यूशन, शाब्दिक अर्थ मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं उतना हिंदी में नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन किसी भी व्यक्ति को अगर झूठे केस में फंसा के उसकी पूरी जो कोर्ट है वो उसको बरी कर देती है, उसको एक्विट कर देती है, तो उस व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो जिस व्यक्ति ने उसके ऊपर ये केस किया है, झूठा मुकदमा किया है, उसके खिलाफ मलेशियस प्रोसिक्यूशन का केस करे और उस केस में सजा और फाइन दोनों का प्रबंध है। ये मैं आपको बताना चाहूँ। सर, मैं एक सवाल और है कि जैसे विमेन हेल्पलाइन होता है, ऐसे क्या मेल्स के लिए भी हेल्पलाइन नंबर कभी आगे जारी कर सकते हैं या अभी हैं अवेलेबल? देखिए, मेल्स के लिए देखिए स्पेसिफिक इसलिए महिलाओं के लिए किया जाता है जो हेल्पलाइन नंबर, क्योंकि ये देखा जाता है कि महिलाएं जो हैं वीकर सेक्शन के लिए आती हैं और पुरुषों के लिए अच्छा सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं दोनों के लिए हैं। उनको छोटा सा एक एडवांटेज दे दिया गया है कि वो अपने जहाँ पे भी उपस्थित हैं उसको उस जगह से उस कंप्लेंट को कर सकती हैं। ओके, तो चलिए सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। और एक सवाल मेरा और है जिसके लिए मैं आपसे बहुत ही कहते हैं ना क्यूरियोसिटी है जानने की कि सर प्रॉब्लम्स तब होती हैं जब हमारी कंप्लेंट्स को कई बार सुना नहीं जाता है। जैसे पुलिस के पास जाते हैं, कई बार FIR ही लॉन्च नहीं होती है, तो उसमें हम क्या करें सर? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है भारत में कि हमने देखा कि डिस्पाइट जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने कई मायनों में कई जगहों पे बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जहां पे भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होती है, जो पुलिस का अधिकारी है वो बाध्य है। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, बाध्य है। इवन सेक्शन 154 जो CRPC का है वो भी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है कि पुलिस ऑफिसर शैल, अर्थात उसको जो भी अगर कोई सूचना मिलती है उसमें उसको FIR करनी है। पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड द FIR। सो कहने का शब्द मायना ये है कि ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस है और जो व्यक्ति उसकी शिकायत लेके गया है उसमें पुलिस बाध्य है। मैं बताना चाहता हूँ, देखिए 2013 में एक उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ एक केस हुआ था। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में गाइडलाइंस दी थी, उसमें ये कहा था कि आपको FIR करनी होगी, आप बाध्य हैं, और अगर आप FIR नहीं करेंगे तो ये सही मायने में एक और प्रोविजन के तहत आपके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपसे FIR नहीं होती है तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि आपको जो उच्च अधिकारी हैं, SP स्तर के जो अधिकारी हैं, उनके पास जाना चाहिए, उनसे अपनी शिकायत करनी चाहिए। लिखित तौर पे भी आप कह सकते हैं और मौखिक तौर पे भी आप कह सकते हैं कि ऐसे ऐसी शिकायत हुई, और संभवतः जो बड़े अधिकारी हैं उनकी इंटरवेंशन से हमने देखा है कि कई बार जो आपकी FIRs हैं वो हो जाती हैं। अब यहाँ पे ऐसा है कि कई लोग बड़े अधिकारी से मिलने में घबराते हैं, वो नहीं जाना चाहते हैं। मैं बिल्कुल जो है प्रैक्टिकल बात आपसे करना चाह रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए ये बताने का मैं प्रयास करूंगा। ऐसे लोग ये भी कर सकते हैं कि वो एक प्रोविजन है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का, क्रिमिनल लॉ का भारत के, वो है 156 धारा जो CRPC है उसमें 156(3) की धारा में न्यायालय में जा सकते हैं और मजिस्ट्रेट के आगे ये तमाम तथ्यों को रखते हुए एक शिकायत फाइल कर सकते हैं और कह सकते हैं कि और न्यायालय से ये आग्रह कर सकते हैं कि पुलिस के आगे हमने शिकायत की, पुलिस ने एक्शन नहीं लिया जबकि वो उनकी ये जिम्मेवारी थी। तो न्यायालय भी आपको गाइड कर सकता है। ये एक बहुत ही प्रचलित चलन है। लोग 156(3) के तहत कई बार शिकायत करते हैं और हमने देखा है कि न्यायालय शीघ्रता के साथ, बड़ी तत्परता के साथ पुलिस से पहले पूछता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि आपने नहीं
FIR किया, और अगर देखता है कि जो शिकायत है उसमें तथ्य हैं, उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं और जो जिनमें संज्ञान लेना नितांत आवश्यक है, पुलिस को न्यायालय जो है आदेश दे सकता है कि FIR करिए। तो इतना कठिन भी नहीं है, लेकिन संभवतः अभी भी कई निर्णयों के आने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इवन केंद्र सरकार के द्वारा कई बार हमने देखा कि दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जहाँ पे पुलिस थानों को ये कहा गया है कि आप किसी भी तौर पे जो कोई अगर शिकायत होती है तो उसका संज्ञान लें, उसमें एक्शन करें। और खास तौर से मैं एक ये आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ये भी बहुत अहम है कि आपको ये देखना चाहिए कि जो अगर ये केस किसी वीकर सेक्शन से है, ST SC समाज से है, OBC पिछड़े वर्ग से है, या महिलाओं से है, जो थोड़े से दबे हुए लोग हैं, उनके शिकायत है, तो उसमें पुलिस की जिम्मेदारी और खास तौर से बन जाती है कि उनको एक्शन लेना है और उनको संज्ञान लेते हुए तत्परता से निर्णय करते हुए FIR का अगर केस है तो FIR करनी है और उसमें इन्वेस्टिगेशन करना है। जी सर, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया। आई एम श्योर जो हमारे दोस्त हमें सुन रहे हैं, चाहे वो गाड़ी में है, चाहे वो घर में, कहीं भी बैठे हैं दोस्त। तो जी संजय जी, अच्छा एक सवाल मेरा आपसे कि हमने खास कर ये पैंडेमिक में देखा था सर हमने कि क्या डिग्निफाइड वे में क्रिमेशन होना, क्या इसका कोई राइट है? क्योंकि उस समय ये राइट कहाँ चला गया था, कितनी तरह से हनन किया जा रहा था, ये हम सब जानते हैं। तो क्या करना चाहिए था उस वक्त, और आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है। देखिए क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में ये कहा है कि आर्टिकल 21 जो कि फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, उसी प्रकार से राइट टू लाइफ का अर्थ होता है जीने का अधिकार। और जीने का अधिकार का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि जीने का सिर्फ सांस लेके और खाना मिल गया और जी लिया, नहीं। इसका मतलब है राइट टू लिव इन अ डिग्निफाइड मैनर। और इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिग्निफाइड मैनर में जीने का अधिकार तो है ही, मरने का भी अधिकार है उसी डिग्निटी के साथ, और उसी डिग्निफाइड वे में उसका जो क्या बोलते हैं जो अंतिम क्रिया है, चाहे वो किसी भी धर्म से है, वो अंतिम संस्कार जो है, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, उसका भी उतना ही अधिकार है जितना किसी अन्य चीज का है। तो राइट टू लिव एंड राइट टू डाई इन ए डिग्निफाइड मैनर, यानी कि पूरे सम्मान के साथ जीने का और मरने के बाद भी अंत्येष्टि का जो अधिकार है, वो एक फंडामेंटल राइट है एक आदमी का। और अगर वो नहीं इस प्रकार से किया जाता तो ये एक वायलेशन है राइट की। और इसके लिए जिस व्यक्ति की वजह से वो नहीं है, चाहे वो सरकार की वजह से नहीं है, तो उसको आपको ये बताते हुए मुझे वो हो रहा है कि उस व्यक्ति के पास उसके जो रिलेटिव्स हैं वो मुकदमा भी कर सकते हैं और दोषित व्यक्ति को सजा की व्यवस्था की जाएगी, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसी कानून की व्यवस्था है। तो सर जैसे कि पैंडेमिक में देखा गया था कि किस तरह से जब हुआ था पैंडेमिक में, एकदम से बहुत सारी जब डेथ हुई थी तो रिलेटिव्स को दिखाई भी नहीं गई थी, बस बॉडी को पैक कर दिया और रख दिया। अब पता भी नहीं कि उसमें हमारा इंसान था या नहीं था। तो इसमें क्या किया जाए सर? देखिए अब तो क्या किया जाए तो कुछ भी नहीं। मैं सर जो नुकसान हो चुका है उससे तो हम भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन आगे वाले टाइम के लिए अवेयर हो। अगर इस तरह का, पहली बात तो मैं ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से ये प्रार्थना करूंगा कि इस तरह का कुछ आगे ना हो। लेकिन विषम परिस्थिति में अगर ऐसी कोई भी व्यवस्था होती है कि कुछ व्यक्ति को डेथ होती है, तो उसको एक डिग्निफाइड मैनर में, डिग्निफाइड तरीके से जो कहते हैं कि अंतिम संस्कार का अधिकार है। अगर वो व्यक्ति डिग्निफाइड वे में उसका संस्कार नहीं किया जा रहा, तो जैसा मैंने आपको बताया वो गलत है, वो कानून के अगेंस्ट है। मतलब हमें कानून का जो है वो सपोर्ट, सहारा लेना चाहिए, जो हम कानून से भागते हैं। लेकिन आपका अधिकार है। अगर आप अपने अधिकार का जो है नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलेगा।
बिल्कुल पता कैसे चलेगा कि और अगर आपको आप ये समस्या मांगेंगे है? तो वो जरूर मिलेगा, ये व्यवस्था है कानून। तो अगर आप अपने अधिकार के लिए कहेंगे कि ये मेरा अधिकार है, मुझे मिलना चाहिए, जैसे कि आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं, आप शिकायत करते हैं, पुलिस वाला अगर आपको कहता है कि हम आपकी शिकायत को नहीं रिकॉर्ड करेंगे, तो आपके पास अधिकार है, आप संभवतः कोर्ट में जा सकते हैं, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनके पास जा सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति की जिसने आपको मना किया है। और कानून क्योंकि आपके साथ है, इसलिए अब ऐसा देखा जाता है कि पुलिस भी आपको सहयोग ही करेगी, पुलिस आपके साथ खड़ी मिलेगी, जैसा हमने कई मायनों में देखा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने जो दी हुई उसको दुरुपयोग करता है और नहीं आपके काम को करता है, तो आपके पास अधिकार है, आप आला अधिकारी के पास जाइए या शिकायत करिए, पुलिस में रिपोर्ट, ये क्या बोलते हैं, कोर्ट के पास जाइए और अपने जो आपका अधिकार है उसका उपयोग करिए। सर, जैसे कि आपने कहा, एक और बात आई है इंक्रोचमेंट की, खासकर इस पैंडेमिक में, जहां पर कहा गया कि आप घरों के अंदर रहिए, आप बाहर जब आपको एजेंसी ना हो आप ऐसे मत निकलिए। वहां पर लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया और साथ में इंक्रोचमेंट किया। सर, आप सोसाइटीज में रहते हैं जहां पर अलाउ नहीं होता, चाहे RWA हो, DDA हो, कहीं भी हो, वहां पर आप इंक्रोचमेंट करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है उसमें। कहाँ एक आम नागरिक सर, उसके पास इतनी परेशानियां होती है, वो कहाँ धक्के खाएगा, कहाँ वो अपनी कंप्लेंट्स करेगा? सर, कोई एक आसान सा साधन नहीं है। ये बात देखिए, मैंने पहले भी इस बात पे काफी जोर दे के कहा है कि जब तक आप अपने अधिकारों के लिए स्वतः जागृत नहीं होंगे, कोई भी व्यक्ति आपके पास आके आपकी मदद नहीं करेगा। ये एक तो पहली बात। दूसरी, आप जागृत हैं, आप इस तरह का कंस्ट्रक्शन रोक सकते हैं, इमीडिएटली आपको एक्शन लेना चाहिए, पुलिस को बुलाना चाहिए, अगर वो नहीं रोक रहे हैं, जो अधिकारी गण हैं उनसे शिकायत करिए, MCD, DDA, जिस तरह जहां की प्रॉपर्टी है, मैं दिल्ली के बारे में बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा कार्यक्रम तो पूरे देश में जाता जी है। सर, बिल्कुल। तो जहां के भी लोग हैं, जिस न्याय क्षेत्र में आते हैं, वहां पे आप जाके इस चीज की शिकायत करिए और कोई भी व्यक्ति इनक्रोच नहीं कर सकता। मैं आप पे यहाँ पे एक बहुत ही जीवंत उदाहरण देने का प्रयास भी करता हूँ। 3-4 दिन पहले अखबार में पढ़ा भी होगा, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया था। एक नोएडा में 2 बहुत बड़े बड़े टावर बने थे, 40-40 मंजिल के टावर, सुपरटेक बिल्डर के, उसको गिराने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उनमें नियमों की कोताही की गई। और आपको मैं बताते हुए, इतना अच्छा जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट का कि क्योंकि उन टावर्स के बीच में प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो न करते हुए दूरी नहीं रखी गई और वो टावर्स की वजह से जो हवा है उसका धूप नहीं आ रही, एनवायरनमेंट में उसका बैड इफेक्ट है, नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिल्कुल ऐसे जो टावर हैं उनको तोड़ना जाएगा और उसका सारा जो खर्चा है वो भी जो बिल्डर है जिसने गलत काम किया है उसी को बेयर करना पड़ेगा। और यहाँ तक कि जो जैसे उसमें तो करीब 1000 के करीब वहाँ पे लोग परिवार भी हैं, तो उन परिवारों को सारा पैसा वापस दिया जाएगा 12% इंटरेस्ट के साथ। तो न्याय व्यवस्था इस प्रकार की है, लेकिन बड़ी शिद्दत और बड़ी बहुत हिम्मत चाहिए होती है सर। एग्जैक्टली। और उस शिकायत का निवारण होगा। सर, यही एक समस्या आती है क्योंकि अब लोग बालकनीज एक्सटेंड कर रहे हैं, रूम्स एक्सटेंड कर रहे हैं, कहीं कुछ कहने वाला नहीं है, सोसाइटी के प्रेसिडेंट उसमें इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी मुश्किलें होती है। एक आम आदमी जो होती है वो अपने घर की समस्याओं में उलझा होता है और ना ही उसके पास इतनी पावर होती है, ना ही उसके पास पैसा होता है, ना ही धक्के खाने का समय होता है। सर, जॉब इनसिक्योरिटीज भी हैं, तो ऐसे में इंसान जाए कहाँ? लेकिन वही है कि शिद्दत होनी चाहिए किसी भी काम को करने की और आसपास लोगों को अवेयर रहने की। हमारे राइट्स हैं और कहते हैं कि साथ ही साथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर कदम उठाना। तो आप एक दूसरे का साथ दीजिए। मैं एक बात यहाँ पे जरूर ऐड करना चाहूंगा आपके माध्यम से। हाँ जी। तो हमारे पास जो है इतने जुझारू कानून हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आप शिकायत करिए और उसके बाद उस शिकायत का पूछिए कि उस शिकायत पे क्या एक्शन हुआ। अगर वो व्यक्ति विद इन 30 डेज आपको इस शिकायत में क्या हुआ इस चीज की जानकारी देगा, अगर वो नहीं देगा तो उनके ऊपर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ऐसी बात नहीं है, कानून की व्यवस्था है,
हो सकता है थोड़ा समय जरूर इसमें लग जाए, लेकिन न्याय अवश्य मिलता है। ये एक बहुत पुरानी बात है और बहुत पुराने लोग कहते आए हैं इस चीज को कि न्याय अवश्य मिलता है, चाहे उसमें समय थोड़ा ज्यादा लग जाता है। जी सर। साथ ही में एक और इम्पोर्टेंट सवाल है डाटा प्रिवेसी पे सर, जो डाटा प्रोटेक्शन है उसके बारे में आपसे पूछना चाहते हैं कि कुछ उस तरह के कोई कानून बने हैं सर, क्योंकि हम सब आजकल जो है इंटरनेट पे रहते हैं और बहुत ज्यादा कुकीज भी आते हैं, हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, तो कितना सिक्योर है हमारा डाटा सर? देखिए, ये एक इतना वृहत क्वेश्चन है, इतना बड़ा सवाल है जिसका यूं कहना कि कितना सुरक्षित है। निश्चित तौर पे पहले मैं कानून की व्यवस्था आपको बताऊंगा। कानून में ये व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति अगर डाटा लीक या डाटा थेफ्ट करता है, आपके डाटा का मिसयूज करता है, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है, 3 साल से ज्यादा की सजा है और इसमें जुर्माना जो है वो 10 लाख रुपए से ज्यादा है। सेक्शन IT एक्ट में 67, 66 सेक्शन है और 68 भी हैं, और वो वहां पे स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है कि डाटा का चोरी नहीं किया जा सकता, डाटा का मिसयूज नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, भारत सरकार अभी बड़ी जागरूकता के साथ दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ उपाय कर रही है। अभी IT रूल्स में तब्दीली की गई, आपने सुना होगा फरवरी में 2021 में, और इस तरीके से कई कदम उठाने के प्रयास कर रही है। लेकिन और मैं आपको यहाँ पे एक जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस पुट्टुस्वामी के नाम से, उसमें राइट टू प्रिवेसी के विषय में 9 जजेस की बेंच ने निर्णय दिया था और उन्होंने कहा है कि जो किसी भी प्रकार से अगर डाटा का मिसयूज होता है, डाटा को कोई चुराता है, वो सब आपके कानून की, वो आपके जो अधिकार हैं उनकी वायलेशन है और ऐसी वायलेशन को संभवतः बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। तो ये एक कानून की व्यवस्था है कि आपका डाटा कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी हम देखते हैं, हमने कई केसेस देखे हैं जहाँ पे कि डाटा का मिसयूज होता हुआ प्रदर्शित हुआ है। और ऐसी स्थिति में अगर आप शिकायत करेंगे, अब तो ये शिकायतें जो है ऑनलाइन भी की जा सकती हैं, तो ये देखना बहुत आवश्यक है कि आपका अपने अधिकारों के प्रति सजग होना, आपके अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना, आपका अपने अधिकारों के प्रति खड़ा होना, ये बहुत अहम है। यदि आप ही अपने अधिकारों के प्रति नहीं खड़े होंगे तो कोई भी शक्ति जो है वो आपको इन अधिकारों को नहीं दिलवा सकती। तो आप अपने अधिकारों के लिए सशक्त तरीके से खड़े होइए। आपके देर जरूर लग सकती है, लेकिन देर है अंधेर नहीं है, और हमको बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपको निश्चित ही न्याय मिलेगा। जी सर, जस्टिस डिले हो सकता है, डिनाई नहीं हो सकता है। और जैसे कि मैं चाह रही थी कि लोग हमारे साथ जुड़े और सवाल पूछे, मुझे लगता है कुछ हैंग हो गया था सिस्टम, अब लगातार सवाल आ रहे हैं। एक मैसेज आया है कि मेरी रेलवे में नौकरी लग चुकी है 2017 में, लेकिन मुझे अभी तक जॉब अपॉइंटमेंट लेटर भी है, लेकिन मुझे अभी तक जॉब नहीं मिला। हेमंत का सर द्वारका से मैसेज है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये भी एक राइट की वायलेशन है। आपको अधिकार दिया गया है और उस अधिकार की ये वायलेशन हो रही है। अगर इस तरह की वायलेशन है, आपके पास नियम कानून है, उनके तहत आप शिकायत कर सकते हैं। और कई ऐसे जजमेंट में अगर आपको बताऊं, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया और जो है आपको जॉब नहीं दिया गया, तो आपको पिछली सारी सैलरी भी दी जाएगी। इस तरह का प्रावधान भी है। आप किसी विधि विशेषज्ञ से मिलिए, और अगर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद काम नहीं दिया जा रहा है, पोस्टिंग नहीं की जा रही है, तो आप मुकदमा करके अपने जो अधिकार हैं उसको पा सकते हैं। आप फटाफट से आप उसका जवाब दे दीजिए। जो एक मेल आया था दिनेश का, उन्होंने कहा था कि एक ही नंबर से 2 जनों को नंबर दिया गया और 4.5 साल तक इन्होंने फाइट किया, बाद में उन्होंने नंबर डिस्कनेक्ट कर दिया। तो इसमें क्या करते वो केस, वो कहते हैं वो हार चुके हैं वो केस। देखिए, ये तो आपको जिस कंपनी ने आपको डाटा का ये कार्ड दिया है, आपको उसके खिलाफ इवन आप केस कर सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं, ट्राई में भी शिकायत कर सकते हैं। और अगर आपका बात में तथ्य है कि आपने उसके लिए पैसा दिया है और वो जो है सिम कार्ड आपको ना देकर उन्होंने किसी और को दे दिया, तो आपको
न केवल वो कार्ड देंगे बल्कि आपको हर जाने के पैसे भी देंगे। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप एक जगह से केस हारते हैं, जरूरी नहीं कि आप दूसरी केस में, अगर आपको पता है कि आपके पास सारे प्रूफ हैं और आप जीत सकते हैं, बस थोड़ा सा सब्र रखना होता है। हमारे पास हाई कोर्ट्स भी हैं, आप वहां जा सकते हैं। और संजय कुमार चड्ढा जी, आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। इतना सेंसिटिव टॉपिक था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसके बारे में हमें से आधे से ज्यादा लोग अवेयर नहीं है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू प्रियंका। थैंक यू सर। ओके वेल दोस्तों, इसी के साथ मुझे यानी प्रियंका को दीजिए इजाजत, क्योंकि चंद्रानी आ गई है, उन्हें अपना पहला गाना भी निकालना है और मुझे तो जाना है। जी हाँ, टेक केयर गाइस, अपने जो राइट